नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के हिंदी गोधुली भाग 2 के 8वें अध्याय जित जित मैं निरखत हूँ कहानी के प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इस कहानी का सारांश और लेखक परिचय को देखे और समझे, आज हम इस अध्याय के उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए अध्याय की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज के गहरे संबंध थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था और बिरजू महाराज के जो पिता थे पंडित अच्छन महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, यानी कथक डांस के कलाकार थे। रामपुर में उनकी बड़ी बहनों का जन्म हुआ और वे स्वयं भी वहां कुछ समय तक रहे। कौन? बिरजू महाराज। तो रामपुर में उन्होंने कथक कला के विकास और अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण पाया। तो इस प्रकार लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का जो संबंध था वह गहरा संबंध था। अगला प्रश्न है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि बिरजू महाराज के पिता नवाब के दरबार में नौकरी करते थे। बिरजू महाराज के जो पिता थे वो नवाब के दरबार में नौकरी करते थे। तो बिरजू महाराज भी छोटी उम्र से ही नवाब के यहाँ नाचते थे, लेकिन उनकी मां को यह पसंद नहीं था कि वे वहां नृत्य करें। कौन? बिरजू महाराज। तो नौकरी छूटने से उनकी मां को राहत मिली और उन्होंने क्या किया? इसे भगवान हनुमान जी को कृपा मानते हुए प्रसाद चढ़ाया। तो प्रश्न था, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? तब आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े एवं वहां किनके संपर्क में आए? नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? यहां दो प्रश्न किया गया है। तो पहले प्रश्न का जवाब, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। नृत्य शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किससे जुड़े? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से। उसी समय वहां कपिला वात्स्यायन, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, इनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो अपने चाचा शंभू महाराज और पिताजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। चाचा शंभू महाराज और पिता अच्छन महाराज, इनके साथ बिरजू महाराज नाचते हुए पहली बार बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता लच्छू महाराज थे और लच्छू महाराज रामपुर के नवाब के दरबार में, रामपुर के
नवाब के दरबार में नृत्य गुरु के रूप में कार्यरत थे। यानी नाच गान सिखाने वाले भी थे और नाच गान करने वाले भी थे। तो रामपुर के नवाब के दरबार में लच्छू महाराज नृत्य गुरु के रूप में कार्यरत थे। वे एक उत्कृष्ट कथक नर्तक भी थे और कला के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। किनके? तो लच्छू महाराज के। वे स्वभाव से सरल और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। लच्छू महाराज स्वभाव से सरल भी थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने दुखों को व्यक्त नहीं किया। लच्छू महाराज के जीवन में बहुत सारे दुख आए, लेकिन अपने दुखों को वह व्यक्त नहीं किया। उनकी कला के प्रति निष्ठा जो थी वो अपार थी। लेकिन 54 वर्ष की आयु में उन्हें लू लग गई, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को छुपाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न था कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिता गुरु थे, और उनका जो संक्षिप्त परिचय देना था, तो ये उनका संक्षिप्त परिचय है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू किया? तो बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रश्मि जी को अपनी जीवन यात्रा के दौरान लगभग 56 वर्ष की आयु में देना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उनका वर्णन करना है। तो बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय वह था जब उनके पिताजी का निधन हुआ। जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हुई, उस समय सबसे दुखद समय था। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पिताजी की अंतिम संस्कार और 10वीं 13वीं की तिथि विधि के लिए भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने मात्र 10 दिनों के भीतर 2 स्थानों पर अपना कार्यक्रम किए। बिरजू महाराज ने 10 दिनों के भीतर 2 स्थानों पर कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों से जो धन प्राप्त हुआ, उसी से उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम संपन्न किया। यह घटना उनके जीवन की सबसे दुखद स्मृतियों में से एक रही। तो प्रश्न था, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? पिता की मृत्यु होने पर सबसे दुखद समय आया था। अब आगे प्रश्न है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालें। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज की क्या संबंध थे, उन पर हमें प्रकाश डालना है। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, और उनके बचपन में उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। किन्हें? तो बिरजू महाराज को। शंभू महाराज ने क्या किया? उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। शंभू महाराज स्वयं एक प्रख्यात कथक नर्तक थे और बिरजू महाराज की नृत्य साधना में प्रारंभिक प्रेरणा का स्रोत रहे। हालांकि जब बिरजू महाराज के पिता का निधन हुआ, तब शंभू महाराज ने उनकी किसी भी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता नहीं की। इस कठिन परिस्थिति में बिरजू महाराज को अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा, और अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर उन्होंने ख्याति अर्जित की, यश को प्राप्त किया।
किसने? तो बिरजू महाराज ने। तो उनके संघर्ष और लगन ने उन्हें कथक नृत्य के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कलाकार बना दिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न को ध्यान से समझिए। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलकत्ता के एक सम्मेलन में बिरजू महाराज ने अपनी नृत्य प्रस्तुति दी, जहां दर्शकों ने उनकी अद्भुत प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत बड़ी प्रशंसा मिली उस नृत्य के लिए बिरजू महाराज को। इस प्रदर्शन का उन्हें नर्तक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी कला की सराहना के परिणाम स्वरूप वे रातों रात चर्चा में आ गए और उनके बारे में अखबारों में व्यापक रूप से लिखा गया। इस सफलता के बाद उन्हें देश विदेश के विभिन्न स्थानों से आमंत्रण मिलने लगे। इस उपलब्धि ने उनके जीवन में दुख के अंधेरे को समाप्त कर दिया और उनकी पहचान एक महान कथक नर्तक के रूप में स्थापित हो गई। आज बिरजू महाराज कला की दुनिया में एक अद्वितीय व्यक्तित्व है, यानी इसके समान दूसरा कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या अत्यंत कठोर और अनुशासित थी। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते, चाहे बुखार हो या सर्दी। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक नियमित रूप से रियाज करते, अपने कला का प्रदर्शन करते और फिर घर लौटते। 1 घंटे में तैयार होकर वापस आते और 9 बजे से 2 घंटे तक नृत्य की कक्षा लेते। वे संगीत भारती में 3 वर्षों तक कठोर अभ्यास करते रहे। थकान महसूस होने पर वे किसी न किसी वाद्य यंत्र को लेकर बैठ जाते, जिससे उनकी साधना और संगीत के प्रति समर्पण की गहराई स्पष्ट होती है कि संगीत और साधना में कितना इनका समर्पण था। ये गहराई इन बातों से स्पष्ट होती है। तो प्रश्न था, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो आपको इतना ही लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? कौन कौन से वाद्य यंत्र बिरजू महाराज बजाते थे? तो बिरजू महाराज विभिन्न वाद्य यंत्रों में निपुण थे। वे सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी और तबला जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे। उनका संगीत के प्रति यह बहुआयामी कौशल, यानी विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र बजाते थे उनमें उन्हें कुशलता हासिल थी और नृत्य कला में दोनों में उन्हें कुशलता हासिल थी। तो इस प्रकार उनकी कौशल उनकी नृत्य कला को और अधिक संगीतमय और जीवंत बनाता था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपनी माँ को
अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। उनका मानना था कि उनकी माँ की दृष्टि और राय में सच्चाई और गहराई होती थी, जो उन्हें अपनी कला में सुधार और निखार लाने में मार्गदर्शन प्रदान करती थी। अगला प्रश्न है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज बताते हैं कि उनका विवाह केवल 18 वर्ष की आयु में हो गया था। वे कहते हैं कि उस समय अगर उनका विवाह नहीं होता तो बेहतर होता, क्योंकि विवाह के बाद परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ गई, जिससे उनके संघर्षों में भी वृद्धि हुई और इसके कारण वे नृत्य को उतना समय दे नहीं पाए जितना देना चाहते थे। उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने भविष्य की चिंताओं से भयभीत होकर उनका विवाह 18 वर्ष में ही करा दिया था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में यह मानते हैं कि एक गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शागिर्दों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से सिखाएं। वे मानते थे कि जब किसी को कला सिखाई जाए तो उसे इतनी समझ और क्षमता मिलनी चाहिए कि वह न केवल खुद अच्छा प्रदर्शन कर सके बल्कि दूसरों को भी सिखाने योग्य हो जाए। इस प्रकार गुरु का उद्देश्य केवल शिष्य को कला का ज्ञान देना नहीं बल्कि उसे एक सशक्त और आत्मनिर्भर कलाकार बनाना होता है। ये थे बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में उनकी राय। अब आगे प्रश्न है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो बिरजू महाराज के अनुसार पुराने नर्तक जहां भी उन्हें जगह मिलती उसी स्थान पर नृत्य प्रदर्शन कर लेते थे और कला को प्रमुख मानते हुए बिना किसी शिकायत के अपनी प्रस्तुति देते थे। जबकि आज के नर्तक, आज के कलाकार मंच की खराबियों और व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं, जिससे उनकी कला पर कम और बाहरी कारकों पर अधिक फोकस दिखाई देता है। अब जो अगले प्रश्न की बात करते हैं वह प्रश्न है व्याख्या पर आधारित। जैसे पहला प्रश्न है, 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। इस पंक्ति में लेखक ने अपने गुरु के साथ अपने संबंधों को व्यक्त किया है। लेखक ने अपने गुरु के साथ अपने संबंधों को व्यक्त किया है और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो जित जित मैं निरखत हूँ इस पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से या यह पंक्ति बताती है कि शिष्य बनने की प्रक्रिया में सिर्फ गुरु का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि एक समर्पण और निष्ठा भी आवश्यक होती है। लेखक के अनुसार जब महाराज जी ने 2 प्रोग्राम किए और 500 रुपये अपने पिता को दिए, तब जाकर उन्होंने विधि पूर्वक गंडा बांधने की अनुमति दी। गंडा बंधवाना एक पारंपरिक संस्कार है जिसे गुरु द्वारा शिष्य को शिष्यत्व की पहचान और अधिकार देने के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में लेखक ने गुरु शिष्य परंपरा की महिमा को स्पष्ट किया है। अब व्याख्या पर आधारित अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं
कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से बिरजू महाराज ने अपनी शिक्षा और कला के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी को व्यक्त किया है। यह पंक्ति जित जित निरखत हूँ पाठ से ली गई है और इस पंक्ति में बिरजू महाराज यह स्पष्ट करते हैं कि वे अपनी कला और ज्ञान को पूरी ईमानदारी से शिष्यों को सिखाते थे। उनका मानना था कि कला को किसी भी प्रकार से संजोग कर या बचाकर नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से उसे अपने शिष्यों के साथ साझा करना चाहिए। वे यह कहते हैं कि वे किसी भी चीज को अपने लिए नहीं बचाते, बल्कि सब कुछ शिष्यों को बिना किसी लालच और स्वार्थ के सिखाते हैं। तो इस प्रकार वे कला की पवित्रता और शिक्षण की सच्चाई को दर्शाते हैं। व्याख्या पर आधारित अगला प्रश्न है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं। उस नाचने वाले का, इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो इस पंक्ति में बिरजू महाराज ने अपनी विनम्रता और कला के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। यह पंक्ति जित जित मैं निरखत हूं पाठ से ली गई है। यह पंक्ति बताती है कि बिरजू महाराज खुद को कला के सेवक के रूप में देखते हैं और नृत्य के वास्तविक कलाकार को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे आशिक नहीं, आशिक तो नाच के हैं। तो वे यह स्पष्ट करते हैं कि उनका प्रेम और समर्पण नृत्य और कला के प्रति है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। वे खुद को केवल नृत्य करने वाले के सहायक के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तविक सम्मान और महत्व कला को ही प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थे इस अध्याय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आदर्श उत्तर। आपको इन सवालों को बार बार पढ़ना है और समझना है ताकि परीक्षा में सही जवाब दे सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।